जैसा कि हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी कि हम यूरोप के एकीकरण की बात कर रहे थे और हमने अभी सैनिक एकीकरण आर्थिक एकीकरण पूरा कर लिए थे। ठीक है, आर्थिक एकीकरण के बाद हम आगे चल रहे हैं राजनीतिक एकीकरण। आर्थिक एकीकरण पूरा होने के बाद अब हम चर्चा करेंगे आर्थिक एकीकरण की। ठीक है, आर्थिक एकीकरण से हमारा तात्पर्य था कि हमने इसको आर्थिक हितों को ध्यान में रखने के लिए संगठनों का निर्माण किया। अब हम राजनीतिक एकीकरण की बात करते हैं। राजनीतिक एकीकरण में हमारा पहला स्टेप है यूरोपियन काउंसिल। यूरोपियन काउंसिल, यूरोप की परिषद। यूरोप को साम्यवाद के प्रभाव और पूंजीवाद के प्रभाव दोनों के बीच में घर्षण से बचाने के लिए इस संस्था की स्थापना की जा रही है। इस संस्था का मेन उद्देश्य है कि साम्यवाद और पूंजीवाद दोनों के बीच में संतुलन बनाते हुए यूरोप की अपनी पोजीशन को बनाए रखना। ठीक है, उस पोजीशन को बनाए रखने के लिए 1948 में हेग में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होता है और इस सम्मेलन में यूरोपीय काउंसिल की स्थापना की आवश्यकता महसूस की जाती है। राजनीतिक एकीकरण का पहला चरण पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, तो उस पहले चरण में आवश्यकता महसूस की गई सम्मेलन में कि यूरोप की अपनी एक परिषद होनी चाहिए और इस परिषद की स्थापना के लिए मई 1949 में इस परिषद की स्थापना हो जाती है। यानी मई 1949 में यूरोप परिषद की स्थापना होती है। संस्थापक सदस्य कौन कौन से हैं? देखिए, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, आयरलैंड। ठीक है, उसके अलावा है लग्जमबर्ग, बेल्जियम, बेल्जियम और नीदरलैंड। आप समझ गए होंगे मैं किन राष्ट्रों की बात कर रहा हूँ, बेनेलक्स। ठीक है, उसके अलावा कौन कौन से शामिल हुए? स्वीडन, डेनमार्क और नॉर्वे। यानी कुल 10 संस्थापक सदस्य थे इसके। कुल 10 संस्थापक सदस्य थे। अब देखो, आपने अगर एक बार मेरी बात सुनकर उनको याद कर लिया उस तरीके से, तो आपको हमेशा ध्यान रहेगा कि हमें बड़ी आसानी से ये राष्ट्रों के नाम हमें ज़्यादा जोर देने नहीं पड़ेंगे। हमें थोड़े से प्रयास से भी अगर हम करेंगे तो हमें ये याद हो जाएंगे। ठीक है ना, 5 मई 1949 को। तो ये संस्थापक सदस्यों ने मिलकर यूरोप की परिषद का क्या कर दिया? गठन कर दिया। अब यूरोप की परिषद का गठन होने का मतलब यूरोप का क्या हो गया? एक राजनीतिक एकीकरण का प्रयास हो रहा है, पहला प्रयास। तो ये काम हो गया इसका, यहाँ तक स्थापना हो गई। एक बार देख लें, फिर मैं उद्देश्य लिखूं। तो इसके उद्देश्य कहाँ काम कर रहे हैं? अगर इसके 10 संस्थापक सदस्य देश हैं, उद्देश्य अगर उद्देश्यों की बात की जाती है तो क्या उद्देश्य है इनका? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक संबंधों को मजबूती प्रदान करना। मजबूती प्रदान करना। ठीक है, पहली बात। दूसरा उद्देश्य क्या है? मानवीय मूल्यों, जिसमें क्या क्या आ रहा है?
स्वतंत्रता, समानता, लोकतंत्रात्मक या लोकतंत्र, सहयोग को बढ़ावा देना। ये तो मूल्य हैं ही हैं, ये तो राष्ट्र के तौर पर या किसी संस्था के तौर पर आवश्यक है, लेकिन मानवीय मूल्यों का भी उतना ही महत्व है और उन्हें बढ़ावा देने के लिए यूरोप की परिषद की क्या की जा रही है, स्थापना की जा रही है। ठीक है, ये इसके मेन उद्देश्य थे। आप देखिए परिषद जो है वह परिषद यूरोप का एकीकरण कर रही है आर्थिक उद्देश्यों से पूर्व। इससे पहले यहाँ पर स्थापना हो चुकी है ECSC की, ठीक है, और भी इससे पहले संगठन आ चुके हैं EEC, OEC, ठीक है, उससे पहले बेनेलक्स संधि हो चुकी है। लेकिन वे किस तरह के प्रयास हैं, आर्थिक प्रयास हैं। ये किस तरह के प्रयास चल रहे हैं, राजनीतिक एकीकरण करने के प्रयास चल रहे हैं। तो ये उद्देश्य के बाद आप देखें, उद्देश्यों के बाद हमें उद्देश्यों के अलावा हमारा जो काम है वो है इसकी सदस्यता। इसकी सदस्यता प्राप्त सभी के लिए खुली है। कौन कौन से राष्ट्र इसके सदस्य बन सकते हैं, तो सदस्यता सभी राष्ट्रों के लिए खुली है, सभी राष्ट्रों के लिए खुली थी इसकी सदस्यता। बस शर्तें क्या है, एक तो वो कानून के शासन में विश्वास रखे, यानी तानाशाही, नाजीवाद, साम्यवाद, इस तरह की बातों का समर्थन नहीं करे वे राष्ट्र जो इसका सदस्य बनना चाहते थे। वे किसका शासन, यानी कानून के शासन का क्या करें, समर्थन करें। और जो भी मैंने मानवीय मूल्य बताए, उन मानवीय मूल्यों में भी आस्था रखते हो। मानवीय मूल्यों में आस्था रखने वाले सभी राष्ट्र, जो भी राष्ट्र इनमें विश्वास रखते हैं, ऐसे राष्ट्रों को यूरोपियन काउंसिल की सदस्यता प्रदान की जा सकती थी और प्रदान की गई थी। इसके संगठन कौन कौन से थे मेन, देखो ये मैं इसलिए इसको जल्दी कर रहा हूँ या मैं इतना डिटेल नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वर्तमान में ये कार्यरत नहीं है और इसकी जगह EU ने ले रखी है। तो EU अभी आएगी जब हम उसकी चर्चा करेंगे। तो आप देखें इसके 3 संगठन थे, सलाहकारी परिषद, सलाहकारी परिषद, मंत्री परिषद, और एक सचिवालय। मंत्री परिषद की बैठक 3 बार होती थी वर्ष में, 3 बैठकें, लेकिन इसके सुझाव बाध्यकारी नहीं थे या सलाह जो ये देती थी वह बाध्यकारी नहीं थी। यानी मुख्यतः सलाहकारी जो परिषद थी उसकी भूमिका महत्वपूर्ण थी। ठीक है, मंत्रिपरिषद जो सलाह देती थी वह ज़्यादा बाध्यकारी नहीं थी, सिर्फ फॉर्मेलिटी के तौर पर, और इसका मुख्यालय था ब्रुसेल्स में। ठीक है, आगे चलते हैं। आप देखिए जितनी भी सारी चीज़ें आपने आज तक पढ़ी हैं उन सब का रिपीटेशन ही हो रहा है एक तरीके से, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं, ये जो बातें हैं, ये अब आगे और आएंगी। मुख्यालय था स्ट्रासबर्ग, जो मैंने पहले कहा था थोड़ा सा गलत हो गया क्योंकि आगे आएगा EU वगैरह में ब्रुसेल्स, स्ट्रासबर्ग। ठीक है, मुख्यालय। ये एक ऐसी संस्था थी जिसका ब्रिटेन के द्वारा विरोध किया गया था। प्रश्न आ जाता है कभी छोटे प्रश्नों में कि कौन सी यूरोपीय संस्था या संगठन का ब्रिटेन के द्वारा विरोध किया गया था जबकि वह खुद उसका सदस्य था। तो एक छोटा मैंने आपको आउटलाइन टाइप में इसका बता दिया है क्योंकि ये इतना प्रभावी नहीं है, वर्तमान में कार्यरत भी नहीं है, लेकिन हमें जानकारी होनी चाहिए कि राजनीतिक एकीकरण का प्रारंभ कहाँ से हो रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। सदस्य आपको याद रहेंगे, आगे भी काम आएंगे। पहला चरण। अब दूसरा चरण है यूरोपियन यूनियन, और यूरोपियन यूनियन में जो चरण आ रहा है
यूरोपीय यूनियन का जो महत्वपूर्ण चरण है उसे हम नाम देते हैं अगर बात करें तो 1951 में पेरिस की संधि होती है, पेरिस संधि। यहाँ पर कौन कौन है? फ्रांस, इटली, पश्चिम जर्मनी और बेल्जियम, नीदरलैंड और लक्ज़मबर्ग। इस पेरिस संधि के आधार पर इन्होंने संगठन बनाया ECSC। ठीक है, ये कब हुई? 1951 में। और ये कब बना था हमें पता है, 1952 में। ठीक है, अब ECSC बना, ये इसके संस्थापक सदस्य थे ECSC के। और जैसा कि आपको मैंने पहले बता चुका हूँ कि ECSC की स्थापना के उद्देश्य क्या थे, तो दोबारा रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। वहाँ से आप जब इसको देखेंगे तो आपके ध्यान में ये चीज़ें आ जाएंगी। सदस्यों को रिपीट करना इसलिए ज़रूरी था कि आगे हमारा काम इन्हीं से चलने वाला है। ठीक है, अब इसके आगे क्या हुआ कि 1957 में रोम की संधि हुई और उस रोम की संधि के आधार पर EEC की स्थापना हुई और EEC के संस्थापक सदस्य ये ही 6 राष्ट्र थे। जैसा कि मैंने बताया आपको, इन्हें इनर यूरोपियन स्टेट में गिना जाता है, यानी आंतरिक यूरोप के भाग हैं, राष्ट्र हैं ये। आउटर मैंने आपको कल बताया थे 7, तो ये 6 इन्होंने ही 1957 में किसकी स्थापना करी है? EEC की। ये EEC ही बाद में जाकर, मैंने आपको बताया कि ये ही बाद में जाकर अभी 1991 में जब मैस्ट्रिक्ट संधि होगी तो इसे ही नाम दिया जाएगा किसका? यूरोपियन संघ का। उससे पहले हम इसकी बात कर रहे हैं तो ये EEC जो है उसके वही आर्थिक उद्देश्य हैं जो हमने पहले चर्चा कर चुके हैं। इस EEC की स्थापना के साथ साथ आगे अब हम चलेंगे, जैसे अब हम इसको यहीं से क्या मान सकते हैं? यूरोपियन संघ मान सकते हैं। तो जिन जिन सदस्यों को जब जब हम शामिल करेंगे तब तब इनके सदस्यों को हम यूरोपीय संघ के सदस्य मानेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 1973 में यहाँ पर फिर डेनमार्क आता है, ग्रेट ब्रिटेन आता है और आयरलैंड आता है। यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा कि यही संगठन 1991 तक और 93 में यही EU बनेगा। तो हम जैसे जैसे इसमें सदस्य जुड़ते जा रहे हैं वैसे वैसे चर्चा करते चलते हैं। ये EEC की स्थापना हो गई, कार्य वही है, व्यापार को बढ़ावा देना, सदस्यों के आपसी मतभेदों को कम करना और यूरोप के एकीकरण में सहयोग करना, खासकर राजनीतिक एकीकरण। आगे चलते हैं। इसके बाद 1971 में इसमें शामिल हुए आयरलैंड, ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है, अब यहाँ पर सदस्य संख्या कितनी हो गई? 2 से बढ़कर 6, 6 और 2 8 और 1 9, डेनमार्क। टोटल कितने हो गए? 6 + 3 = 9। कितने सदस्य हो गए? 9। उसके बाद 1981 में भी इसमें सदस्यों की सदस्य जुड़ेंगे हमारे पास। उनके बारे में ध्यान कर ले, ग्रीस, और ग्रीस के बाद आएगा स्पेन और पुर्तगाल। ग्रीस +1, इसके बाद आ गए ग्रीस के बाद आ गया पुर्तगाल,
1995 में आएगा ऑस्ट्रिया, स्वीडन। सदस्य देशों को याद करना आसान नहीं है वैसे तो, लेकिन पुर्तगाल के साथ आएगा स्पेन, ऑस्ट्रिया, स्वीडन। दिक्कतें क्या है कि याद क्रम से कर लेंगे आप तो फिर ठीक है, फिनलैंड और आ जाएगा। मैं क्षमा चाहूँगा, पूरे याद करना मैंने पहले भी किए हैं लेकिन एक साथ, ठीक है। अब देखें आपकी सदस्य संख्या कितनी बढ़ गई यहाँ पर, +2 और +3 कितने हो गए, 6, 3 और 1 10, 15। ये 15 सदस्य हैं जो अभी तक 1995 तक, यानी मैस्ट्रिक्ट संधि हो रही है 1991 में, उसके बाद संधि हो रही है 99 और 1993 में इसका नाम क्या हो रहा है, यूनियन संघ। अब इसके बाद जो सदस्य राष्ट्र शामिल हो रहे हैं एक बार हम उनको देख लें। ये हम किसका विस्तार करते जा रहे हैं, ये विस्तार चल रहा है अभी यूरोपियन संघ का। आगे देखें आप 2004। अब देखो ये आसानी से याद रहेगा आपको, लिथुआनिया पूर्वी यूरोप के भाग है, लाटविया, एस्टोनिया, ठीक है, स्लोवेनिया, स्लोवाकिया, ठीक है। इसके बाद आता है हंगरी, चेक गणराज्य, चेक गणराज्य के बाद पोलैंड, पोलैंड के बाद माल्टा, माल्टा के बाद साइप्रस, ठीक है। दस, 3, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब देखो ये 10 तो बड़ी आसानी से याद थे, ये भी याद है। हालांकि स्वीडन और फिनलैंड आपको पता है स्कैंडिनेवियन कंट्री के 2 हैं, इसमें नार्वे और फिनलैंड यहाँ पर, और नार्वे और डेनमार्क यहाँ नहीं है, ठीक है। डेनमार्क यहाँ आ चुका है, और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ नार्वे क्यों नहीं है। ये तो आप मेरे प्रश्न का जवाब देंगे, नार्वे किस ग्रुप में था, मैंने कल भी बताया था आपको कि ईयू में ब्रिटेन ने पहले यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन प्रारंभ की थी, ब्रिटेन फ्री ट्रेड एसोसिएशन प्रारंभ की ब्रिटेन ने, और आज वर्तमान में ब्रिटेन उस यूनियन का सदस्य नहीं है। और मैंने बताया था कि ये जो राष्ट्र हैं नार्वे, आइसलैंड और स्विट्जरलैंड, ये तीनों आज भी यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के सदस्य हैं, इसलिए ये यहाँ पर शामिल नहीं है। जबकि नार्वे इनके साथ जुड़ सकता है, लेकिन नहीं, स्कैंडिनेवियन कंट्रियों में से नार्वे यहाँ पर नहीं आ रहा है। तो 2004 में ये 10 कंट्रियाँ हमारे साथ जुड़ रही हैं। ये ग्रीस, मैं अभी बताऊँगा ग्रीस सम्मेलन जो होगा, उस ग्रीस सम्मेलन में इनका जुड़ाव रहा। 2007 में बुल्गारिया और रोमानिया, बुल्गारिया और रोमानिया ये भी पूर्वी यूरोप के हैं। और लास्ट में जुड़ा है क्रोएशिया। कितने हो गए, 15, 10, 25, 26, 27 और 1 28। 2007 और ये 2015, ठीक है। 15 से मान्यता मिली, 13 में जुड़ा था ये वैसे तो, ठीक। अब आप ध्यान कर लीजिए, ये सारे यूरोपीय राष्ट्र हैं 71 से लेकर 2013 के बीच में, और उससे पहले हमने जोड़े हैं वो 6, उन 6 के भी नाम लिख दें अगर हम, तो 6 में आ जाएंगे फ्रांस, इटली, पश्चिम जर्मनी और बेनेलक्स।
1958। किसके पार्ट है ये? ठीक है, ECSC संगठन जो था उसके आगे के पोर्शन ये है। तो ये जो 6 राष्ट्र हैं इन्होंने नींव रखी, 6 और 3 9, 9 और 1 10, 10 और 2 12, 12 और 3 15, 15 10 25, 26 27, 28 राष्ट्र हो चुके हैं। ठीक है, ये इस तरह से इसका डेवलपमेंट चल रहा है, यूरोपियन संघ का निर्माण चल रहा है। तो आज वर्तमान में इसके 28 सदस्य नहीं हैं। ब्रिटेन ने जनवरी 2020 30 जनवरी 2020 को अपनी सदस्यता वापस ले ली है और 30 जनवरी 2020 को स्वीकृति मिली और 31 से समझौता लागू हुआ, जिसके तहत ब्रिटेन ने अपने आप को यूरोपियन संघ से अलग कर लिया है। ठीक है, ये इतने राष्ट्र हैं पूरे 28। आप इसको काट सकते हैं। ब्रिटेन को, ग्रेट ब्रिटेन कब जुड़ा था? 1971 में, यानी कितने साल रह गया? 30 और 20 लगभग 50 साल का जो साथ था वो क्या हो गया? हट गया। और वर्तमान में हम 27 यूरोपीय राष्ट्रों को लेकर EU की गणना करते हैं। तो ये सारी इसकी जो डेवलपमेंट चल रहा है, ये सदस्य संख्या आपको याद रखनी है। देखो, मैं दूसरी बात और बता दूं, जब हमने कल OECD को याद किया था तो 30 सदस्य राष्ट्र थे, तो उसमें भी उस आधार पर याद कर सकते हैं आप। जैसे मैंने बताया था, ऑस्ट्रिया है, आयरलैंड है, आइसलैंड नहीं है, कारण वहाँ है, कहाँ पर है वो? EFTA में है। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया क्योंकि यूरोप का भाग नहीं है। मैं जैसा बता रहा हूँ वैसा आप चलते चले, गारंटी से याद हो जाएगा। और याद एक बार होगा, सही एक बार याद हो गया तो आपको आगे कभी दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद मैंने बताया था जर्मनी और जापान। जर्मनी शामिल है, जापान यूरोपीय राष्ट्र नहीं है, वहाँ गायब हो गया। ठीक है, बेल्जियम शामिल है, ब्रिटेन शामिल नहीं है आज की तारीख में। ठीक है, कनाडा शामिल नहीं है, कारण आपको पता है कनाडा यूरोपियन राष्ट्र नहीं है। डेनमार्क शामिल है। ठीक है, उसके बाद आता है स्पेन, स्पेन है। स्वीडन, स्वीडन भी है। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका नहीं है क्योंकि इसका भाग नहीं है। स्लोवाकिया है। ठीक है, उस समय वहाँ पर वो नहीं था। स्विट्जरलैंड नहीं है, कारण यहाँ पर लिखा हुआ है। 3 राष्ट्र आ गए अभी तक। वो 6 वाले जो मैंने जिस तरीके से लिखे थे आप वैसे लिखे होंगे तो आपको याद होता जाएगा। मुँह जबानी आप बता देंगे यूरोपियन राष्ट्र कौन कौन से EU में। ठीक है, स्विट्जरलैंड नहीं है क्योंकि वो EFTA में चला गया। उसके बाद आ रहा है पुर्तगाल है, फ्रांस है, तुर्की है, फिनलैंड है, पोलैंड नहीं था, पोलैंड है इसमें, उसमें नहीं था OECD में। ठीक है, दक्षिण कोरिया बाहर क्योंकि यूरोप से बाहर का है। मैक्सिको बाहर, न्यूजीलैंड बाहर, चेक गणराज्य शामिल था, चेक गणराज्य शामिल है। ठीक है, इस तरह की जब तुलना आप उस तरीके से याद करेंगे तो भी आसान हो जाएगा। और यहाँ याद करने का है ईयर बाय ईयर, यानी वर्ष दर वर्ष किस तरह से उसके सदस्यों में संख्या में वृद्धि हो रही है, उस संख्या वृद्धि को आप ध्यान में रखते हुए देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि यूरोपीय संघ का विस्तार किस तरह से हो रहा है। अब आगे अगर हम देखेंगे, मैस्ट्रिच की जो संधि थी, उस मैस्ट्रिच की जो संधि है 1991 में जो आ रही है, उस मैस्ट्रिच संधि में कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशें की गई थी। उन सिफारिशों को देखते हैं तो आपको ये सदस्य देश याद हो गए। मैंने जिस तरीके से लिखे हैं फायदेमंद रहेगा आपके लिए। तो मैस्ट्रिच संधि आई 1991। ठीक है, तो इस संधि में पहली बार ये बात कही गई कि EEC जो संगठन है उसे EU नाम दिया जाना चाहिए। EU नाम दिया जाना चाहिए, पहली सिफारिश। ठीक है, इसने कहा एक मुद्रा होनी चाहिए, एक करेंसी, 1 करेंसी की बात की थी इसने। एक केंद्रीय बैंक होगा जो संपूर्ण EU के वित्तीय मामलों का ध्यान रखेगा। ठीक है, एक संविधान होगा। ठीक है, यूरोप के नागरिकों को EU की सदस्यता भी प्रदान की जाएगी, या नागरिकता जिसको कहें।
यानी कॉमन एक नागरिकता मिलेगी ईयू की। यानी कोई राष्ट्र अगर किसी एक देश का राष्ट्र है तो वह ईयू की नागरिकता के अंतर्गत भी मतदान कर सकेगा, या कोई ईयू राष्ट्र का सदस्य है तो वह अपने राष्ट्र के चुनाव में भी भाग ले सकेगा। मतलब इस तरह का नहीं कि सेपरेशन नहीं हो जाएगा कि ईयू की नागरिकता ले ली तो आपको अपने राष्ट्र की नागरिकता से हाथ धोना पड़ेगा। यानी ईयू की भी अपनी एक नागरिकता होगी, ईयू के द्वारा भी एक कॉमन नागरिकता प्रदान की जाएगी। तो आगे देखें, इसमें हम बात करें यूरोपीय समुदाय अपनी विदेश नीतियों का निर्धारण स्वयं करेगा, विदेश नीतियां बनाएगा। वहीं जो पश्चिमी यूरोपियन एसोसिएशन थी वह रक्षा संबंधी नीतियों का निर्धारण करेगी। यानी इसने डिवाइडेशन कर दिया कि कौन कौन सी नीतियां बनाएगा। रक्षा संबंधी नीतियों का निर्धारण किया जाएगा किसके द्वारा? WEA द्वारा। ये मैंने पहले भी आपको चर्चा कर ली है, ठीक है। आगे चले, ये जो बात कर रहे हैं हम, 12 राष्ट्रों ने हस्ताक्षर कर दिए थे और 1999 तक, ये 1994 तक और ये मुद्रा 1999 तक लागू कर देनी थी। मतलब यूरो जिसका नाम आप सुनते हैं, यूरो 1999 में आ जानी चाहिए थी, ऐसी बात कर रहे हैं इस मैस्ट्रिक्ट संधि के द्वारा, ठीक है। यानी हमने पहली स्टेज अभी देखी थी, पहली स्टेज के तहत हमने EEC की स्थापना की जो 1958 से काम करना शुरू किया। उसके प्रारंभिक सदस्य ECSC के जो प्रारंभिक सदस्य थे वो ही उसके प्रारंभिक सदस्य थे। योगदान वही था कि यूरोप, मैंने पहले ही बता दिया, यूरोप का एकीकरण करना आर्थिक और राजनीतिक आधार पर, ठीक है। अब उसके आगे क्या बात कर रहे हैं हम, उसके बाद वहाँ से लेकर लगभग 89 तक उसी EEC के संदर्भ में हम काम करते आ रहे थे। मतलब ये जो EEC चल रहा है 58 में जो स्थापित हुआ वह 1989 तक काम करता रहा और उसके बाद उसमें कोई चेंजेज हो रहे हैं तो उसके लिए मैस्ट्रिक्ट संधि आई 1991 में। 12 राष्ट्रों ने हस्ताक्षर किए थे, 12 जो राष्ट्र थे उस समय उन्होंने क्या कर दिए, साइन किए थे यहाँ पर, ठीक है। 91 तक इतने ही राष्ट्र थे EU में, तो उन्होंने साइन किए। समय सीमा दे दी गई कि कब तक मुद्रा आएगी और कब तक एक बैंक का निर्माण हो जाएगा, कब तक संविधान होगा। संविधान हालांकि 2004 में आया, ये आपके लिए मैंने आसान कर दिए काम, हालांकि अगले पॉइंटों में पढ़ सकते थे हम, लेकिन आपको ये ध्यान रखना, इस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है, यूरोपीय यूनियन का क्या हो रहा है, विकास हो रहा है स्टेप बाय स्टेप, कि हमें किस तरह से किन किन परिस्थितियों में क्या क्या चीज़ें आवश्यक थी और उन क्या क्या चीज़ों को हमने किस किस तरह प्राप्त किया है। 578 सदस्यों की संख्या निश्चित की गई परिषद में। ये सारी सिफारिशें मैस्ट्रिक्ट संधि के द्वारा निश्चित की गई। ठीक है, ये इतने परिवर्तन आए और इसी ने कहा था कि EU नाम दिया जाएगा, वो कब से, 1 जुलाई 1993 से, कहीं कहीं 1 जनवरी भी आता है, तो वाकई में आप ध्यान रखें 1 जुलाई लिखा है मैंने अभी, तो वहाँ से EU का नाम दिया गया किस संधि के आधार पर, मैस्ट्रिक्ट संधि के आधार पर। तो ये सारी कॉमन जानकारियाँ हैं EU के डेवलपमेंट की। EU मतलब राजनीतिक एकीकरण। आगे चलते हैं। देख लें आप मेन सिफारिशें।
मैस्ट्रिक संधि के बाद अगला जो चरण आ रहा है वो है नीस संधि। नीस संधि, नीस का है फ्रांस में, कब आई? 2001 में हुआ था, लागू 2002 से हो रहे हैं। ठीक है, ये सम्मेलन या नीस सम्मेलन कहते हैं हम इसको। नीस सम्मेलन ने क्या सुधार किए ईयू में? नीस सम्मेलन के दौरान ये शर्त रखी गई, एक तो सबसे बड़ा फ्रांस में हो रहा है और सबसे बड़ा सम्मेलन था ये, सबसे बड़ा सम्मेलन। ठीक है, सबसे बड़ा सम्मेलन क्यों? क्योंकि इस सम्मेलन में लगभग वे जो 10 सदस्य एक्स्ट्रा बढ़ रहे थे उन सदस्यों की तरफ से भी इसमें क्या किया गया? भाग लिया गया। आगे देखें, सबसे बड़ा सम्मेलन, और इसकी जो सबसे बड़ी बात थी कि यूरो मुद्रा को सभी पर, मैं बात कर रहा था वहाँ 99 में आई थी, जनवरी 1999 में यूरो का प्रचलन प्रारंभ हुआ था। ठीक है, इसके साथ साथ चलते चले, लेकिन प्रभावी रूप से कब काम कर पाई वो? 2002 से। यानी शुरू में नई करेंसी है, अब नई करेंसी है तो छपेगी, फिर लोगों को उसका चाव चढ़ेगा कि हाँ हमें नई मुद्रा का काम लेना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ भी कुछ साल पहले अभी नई मुद्रा आई है, नए कलर के नोट आने लगे हैं, ऐसा कोई कलर ही नहीं बचा जिसका नोट आपको मिलेगा नहीं। ठीक है, तो ऐसे ही ये यूरो मुद्रा जब प्रारंभ हुई 1999 में, और इसको लागू तो कर दिया गया, लेकिन प्रभावी भूमिका में, कहने का मतलब है लेन देन में सामान्य उपयोग कब बढ़ा? 2002 से। लेन देन में प्रभावी हुई कब? 2002 से। छपकर तैयार हो रही है, 3 साल लग गए हैं इन यूरो राष्ट्रों को छापने के लिए। अब देखिए यहाँ पर क्या परिवर्तन आया कि यहाँ पर बाध्यता नहीं रखी गई। पहले बाध्यता की बात चल रही थी, लेकिन यहाँ नीस सम्मेलन में उस बाध्यता को समाप्त कर दिया गया। बाध्यता को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। यूरो मुद्रा की बाध्यता को क्या कर दिया गया? समाप्त। यानी अब जरूरी नहीं है कि ईयू संगठन के सभी राष्ट्र यूरो मुद्रा को अपनाएंगे या यूरो मुद्रा का ही उपयोग करेंगे, ऐसी बाध्यता को यहाँ पर क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। अब आप समझ सकते हैं कि मतभेद थे, इसका मतलब यूरो के उपयोग को लेकर इन 28 राष्ट्रों में आपस में मतभेद थे, और अगर उन मतभेदों को समाप्त नहीं किया जाता तो शायद यूरोपियन जो संघ है उस विघटन प्रारंभ हो सकता था, यानी विभाजन हो जाता मुद्रा के आधार पर। तो क्या किया गया कि थोड़े लिबरल होते हुए या थोड़े उदारवादी होते हुए क्या प्रावधान रखा गया कि यूरो मुद्रा प्रयोग करना किसी बाध्यता के अंतर्गत नहीं आएगा। ठीक है, तो इसी का प्रभाव रहा है कि सिर्फ 19 राष्ट्रों ने यूरो को स्वीकार किया। चलती तो पूरे राष्ट्रों में, लेकिन मुद्रा के रूप में मान्यता कितने राष्ट्रों ने दी है? 19 राष्ट्रों ने। इन्हें यूरो जोन कहा जाता है, यूरो जोन कहा जाता है। ठीक है, मुख्य ऐसे कौन से राष्ट्र हैं जो इस मुद्रा के अंतर्गत नहीं आते हैं? उनका नाम देख लीजिए आप, स्वीडन, इंग्लैंड और डेनमार्क। देखें आप, हम इनको भी देख लेते हैं। यूरो जोन का प्रश्न आता है, इसलिए आप ध्यान रखें, मैं जो आपको जिस तरीके से लिखवा रहा हूँ वो आपके इस एग्जाम के लिए तो है ही है, आगे भी कोई एग्जाम होगा तो उसमें काम आएगा। तो यूरो जोन में कौन शामिल नहीं है? पहली बात तो ब्रिटेन, मुख्य जो राष्ट्र हैं ब्रिटेन, डेनमार्क और स्वीडन शामिल नहीं है, शामिल नहीं है। ठीक है, कौन कौन शामिल है देखिए, ऑस्ट्रिया, आयरलैंड, ठीक है, लाटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया। अब आप ये कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे, आपके ये वर्तमान में यही काम कर रहे हैं, कंफ्यूज होने की जरूरत ही आपको नहीं पड़ेगी कभी। ठीक है ना, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसका मतलब क्या हो गया? अब बेनेलक्स आ जाएगा यहाँ। बेनेलक्स में कौन कौन है? बेल्जियम,
देखो कितना फर्क पड़ गया, बेल्जियम का नाम आते हैं, ठीक है, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग, ठीक है। फिर देखें आप, फ्रांस, फिनलैंड, अच्छा एक और वर्गीकरण मैंने आपको बता रखा है, स्केवेंडियन कंट्री, उनमें कौन कौन है, स्वीडन, स्वीडन के अलावा है डेनमार्क, डेनमार्क के अलावा है फिनलैंड, आइसलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड तो गायब है यहाँ से, ठीक है। तो कितने हो गए, 3 3 6 3 9 और 2 11। अब जर्मनी, इटली, फ्रांस, पुर्तगाल, ठीक है, स्लोवाकिया और स्लोवेनिया। आप सहसा को एक साथ लिख लेंगे तो ज़्यादा आसान रहेगा, स्लोवाकिया और स्लोवेनिया, स्लोवेनिया और स्लोवाकिया, 2 3 5 3 8 8 और 2 10, 10 और 5 15 राष्ट्र तो ये हो गए। देखिए आयरलैंड, ऑस्ट्रिया, नीदरलैंड, एस्टोनिया, लातविया, स्पेन, स्लोवाकिया, साइप्रस एक रह गया हमारे पास, साइप्रस, माल्टा, इटली, जर्मनी और यूनान। माल्टा, इटली, जर्मनी, साइप्रस, माल्टा, इटली, जर्मनी और ये साइप्रस। 19 राष्ट्रों की बात करें, 1 2 4 3 7 और 2 9 9 और 3 12 12 और 5 17। और कौन सा रह गया भाई, फ्रांस लिखा, पुर्तगाल लिखा, फिनलैंड, तो ये लगभग 18 राष्ट्र हैं। मैं आपको एक और बताता हूँ, उसके बाद आप ध्यान रखें, ये 19 राष्ट्र हैं यूरोजोन में, क्योंकि कई बार ये प्रश्न आता है कि यूरोजोन में शामिल राष्ट्र कौन से हैं, क्योंकि प्रश्न मैंने आपको पहले ही बताया, यहाँ से आपके लिए एक तो फुल फॉर्म का प्रश्न आएगा कि किसी संगठन की फुल फॉर्म और उसका स्थापना पूछी जाएगी आपसे, या पूछा जाएगा आउटर यूरोपियन स्टेट कौन कौन से हैं 7 और इनर यूरोपियन स्टेट कौन से हैं 6। उसके अलावा पूछा जाएगा यूरो जोन में कौन से राष्ट्र हैं और यूरोपियन यूनियन में कौन कौन से राष्ट्र शामिल हैं, ठीक है। इसके अलावा मैं कंफ्यूजन की वजह से क्षमा चाहूँगा आपसे, ये और एक ये यूनान। अब देख लो इस तरीके से लिखा है तो आप याद है। अब हम दोबारा बोल सकते हैं, ऑस्ट्रिया, आयरलैंड, ऑस्ट्रिया, आयरलैंड, लिथुआनिया, एस्टोनिया, लातविया, लग्जमबर्ग, बेल्जियम, नीदरलैंड, जर्मनी, माल्टा, जर्मनी, माल्टा, यूनान, इटली, ठीक है, स्पेन, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, साइप्रस, फ्रांस, पुर्तगाल और फिनलैंड। ये आपके 16 राष्ट्र हो गए, ठीक है। ये 16 राष्ट्र किस में शामिल है, यूरोजोन में। और यूरोजोन का मतलब हो गया जहाँ पर यूरो मुद्रा मान्य है, यानी यूरो ही मान्य है, यूरो को उन्होंने अपनी राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में घोषित कर रखा है। और बाकी के जो ये भी पूछा जाता है कौन से राष्ट्र हैं जहाँ यूरो मुद्रा चलन में तो है लेकिन यूरो को राष्ट्रीय मुद्रा की भूमिका में या महत्वपूर्ण भूमिका में नहीं रखा गया, तो उनमें है ब्रिटेन, डेनमार्क और स्वीडन। अच्छा मैंने वहाँ भी लिख दिया था तो मुझे ध्यान नहीं रहा, ठीक है, आप ये ध्यान रखें। इस तरीके से आप याद कर लें, ये वर्तमान में भी आवश्यक है, चालू है, तो इसकी आपको आवश्यकता पड़ सकती है, ठीक है। अब इसके बाद एक अंतिम संधि हो रही है, यूरोपियन संघ सुधार संधि। तो बस ये खत्म हो गया काम। इन लोगों ने अपने
शामिल किया है, और सबसे अंतिम 2015 में लिथुआनिया अंतिम राष्ट्र है जिसने यूरो को मुद्रा के रूप में शामिल किया है। आगे चलते हैं। लिस्बन संधि 2015 में, लिस्बन संधि या यूरोपियन सुधार संधि, लिस्बन संधि या यूरोपीय सुधार संधि 2007 में हुई बैठक और 2009 में ये लागू की गई। ठीक है, अब आप देखिए 2007 तक यानी 4 के बाद कितने सदस्य बढ़ गए वहाँ, 25 सदस्यों की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सदस्य बढ़े। लिस्बन कहाँ है? पुर्तगाल की राजधानी है, पुर्तगाल भी एक सदस्य देश है। तो यहाँ पर दो मुख्य बातें हुई। आयोग का जो अध्यक्ष है या कमिश्नर जिसको कहते हैं, कमिश्नर का कार्यकाल यहाँ 5 वर्ष का किया गया, जो पहले 5 वर्ष का नहीं था, 4 वर्ष का था। और जो मंत्री परिषद है या यूरोपीय परिषद है, उस परिषद के अध्यक्षता को बढ़ाकर यहाँ कितना कर दिया, 2.5 साल की। 2.5 साल तो मैं बोल रहा हूँ, 18 महीने कहते हैं, एक ही बात है। यानी पहले 6-6 महीने की थी, 6-6 माह के लिए अध्यक्षता मिलती थी यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष को, वह अब क्या कर दी गई, 18 महीने की, यानी लगभग 2.5 साल की चक्रीय अध्यक्षता मिलेगी। और ये जो आयोग का कार्यकाल है, आयोग के कमिश्नर का, वह कितना कर दिया गया, 5 साल का कर दिया गया। ठीक है, तो आगे देखें आप, हमारे हिसाब से आपके यूरोप के एकीकरण की प्रक्रिया लगभग सारी क्या हो गई है, चालू हो गई है। तो आप ध्यान रखें कि आज भी यूरोप में निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं। तो आप ये नहीं कहेंगे सब पूरी हो गई क्या। अब ब्रिटेन की ब्रेग्जिट की बात करेंगे हम कल या नेक्स्ट वीडियो में जब भी बात करेंगे, तो ब्रेग्जिट क्यों किया, क्या प्रभाव पड़ा, किन किन सीटों पर पड़ा उसकी, और EU का प्रशासनिक ढांचा, साथ इसके बड़े संगठन हैं उनकी बात करेंगे और ब्रेग्जिट की बात करेंगे। ठीक है, ये अपने आप एक थोड़ा सा बड़ा और थोड़ा टिपिकल टॉपिक क्यों है, क्योंकि यहाँ पर इतने सारे सदस्य देश हैं, संख्याएं हैं, परिवर्तन क्या क्या हो रहे हैं, संविधान बन रहा है अलग से, फिर हट रहा है, इतने आर्थिक संगठन बन रहे हैं, सैनिक संगठन बन रहे हैं, राजनीतिक संगठन बन रहे हैं। तो इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हमें ये ध्यान रखना होगा कि हम किस तरह से इन्हें याद कर सकते हैं। अब मैंने आपको बता दिया है, वे याद रखें आप। यूरोजोन अभी बात की है, यूरोपीय परिषद पहले बात कर चुके हैं। यूरोपीय परिषद के अलावा हम जो ECSC के जो सदस्य हैं या EEC के जो सदस्य हैं प्रारंभिक, वे इनर यूरोप में आएंगे, और जो हमने फ्री ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी उसके जो सदस्य थे वे सदस्य आउटर यूरोप में शामिल होंगे। ठीक है, तो आप ये देखिए कि बहुत आसान तो नहीं है, कोई भी चीज़ आसान नहीं होती है, उसे आसान बनाना पड़ता है। थोड़ा आप टाइम स्पेंड करेंगे सब्जेक्ट के साथ तो वो ईजी हो जाएगा। याद करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ये सदस्य संख्या पूछी जाती है, नवीनतम सदस्य पूछा जाता है। ठीक है, जो क्रोएशिया है नवीनतम सदस्य है EU का, लिथुआनिया है नवीनतम सदस्य जिसने यूरो मुद्रा का प्रचलन या यूरो मुद्रा को स्वीकार किया है, सबसे लेटर लिथुआनिया, क्रोएशिया। ठीक है, टोटल 28 देश थे जनवरी 2019 तक। जनवरी 2020 से 27 सदस्य रह गए हैं। 27 सदस्य में एक सदस्य ब्रिटेन, उसने अपनी सदस्यता को छोड़ दिया है। ठीक है, तो आप आगे देखें तो यहाँ लिस्बन यूरोपीय संधि तक हम आए। कहाँ से आए, रोम, पेरिस संधि 1951 से, फिर हमारे लिए आई रोम संधि, रोम संधि के बाद हम आए मैस्ट्रिक्ट संधि पर, मैस्ट्रिक्ट संधि के बाद आए हम लिस्बन संधि पर। क्या क्या मुख्य काम हुए जो मैंने आपको बता दिया है, ये मुख्य परिवर्तन है जो हमें चाहिए थे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगली बार उसके प्रबंधकीय ढांचे और ब्रेग्जिट को लेकर। हालांकि हम ये भी चर्चा करनी चाहिए कि हम अगले वीडियो में ये भी चर्चा करने वाले हैं उसी में कि बेनिफिट क्या रहा, यूरोप के एकीकरण का क्या बेनिफिट रहा, या यूरोप का एकीकरण किस तरह से हमारे लिए फ़ायदेमंद रहा, या किसी भी प्रकार के एकीकरण को किए जाने का क्या कारण हो सकता है। ठीक है, थोड़ा सा बीच में दिक्कत आई सदस्य संख्या को लेकर, उनके नामों को लेकर,
तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन रह गया था वहाँ, तो मैंने वहाँ आपको क्लियर करने का प्रयास किया। ठीक है, जब आप बैठेंगे करने तो अभी नाटो भी पढ़ेंगे हम, नाम भी पढ़ेंगे, यूएनओ भी पढ़ेंगे। तो सदस्य संख्या तो धीरे धीरे कन्फ्यूजिंग होती जाती है थोड़ी थोड़ी, लेकिन आप कंफर्म करके पढ़ेंगे, कोई ट्रिक लेकर या जिस तरीके से मैं लिख रहा हूँ उनको ध्यान में रखते हुए करेंगे तो एक बार सही कीजिए, परमानेंटली आपको याद हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जैसा कि हमने बात की यूरोप के एकीकरण की, अब उसके लाभ, एकीकरण के लाभ क्या क्या हो सकते हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। ईयू का एकीकरण हुआ तीनों प्रकार से, जैसा कि हम बात करें, हमने ईयू के एकीकरण के लाभ अगर हम देखें तो हमने देखा कि इसका एकीकरण हुआ आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक आधारों पर। जब सैनिक आधारों पर इसका एकीकरण हुआ तो किसी न किसी तरह का कोई ना कोई बेनिफिट अवश्य रहा होगा कि आज भी ईयू नाम का संगठन कार्यरत है। उसका प्रारंभ कहाँ से हुआ और आगे वो कहाँ तक गया, ये चीज़ कोई मायने नहीं रखती है, लेकिन आज किस पोजीशन में वो किस तरह से हमारे लिए इम्पोर्टेंट है या महत्वपूर्ण है, ये देखना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये चीज़ें अन्य लोगों को भी एकीकरण के लिए प्रभावित कर सकती हैं। तो हमको पता ही है कि एकीकरण किस किस आधार पर हुआ यूरोप का, आर्थिक, राजनीतिक और सैनिक आधारों पर। सैनिक आधार पर एकीकरण किया गया तो सामान्यतः आपको पता लग सकता है कि इन आधारों का बेनिफिट भी रहा होगा। तो सबसे पहला जो बेनिफिट रहा वो रहा आर्थिक स्थिति को लेकर। जो यूरोप या यूरोप के जो राष्ट्र 1947 में ट्रूमैन सिद्धांत और मार्शल प्लान के अंतर्गत अमेरिका पर निर्भर थे, अपनी आर्थिक सहायता के लिए, उस यूरोप ने ईयू के निर्माण के बाद या हम कहते हैं 1970 के बाद से इतना ज़्यादा डेवलपमेंट किया, या पश्चिमी यूरोप ने इतनी ज़्यादा आर्थिक वृद्धि कर ली या आर्थिक विकास को इतना प्राप्त कर लिया कि वह आगे जाकर और राष्ट्रों को या पूर्वी यूरोप के राष्ट्रों को भी अपनी ओर मिलाने के लिए तैयार हो गया। यानी उसने इतना विकास कर लिया, पर उसने 1970 के बाद इतना विकास किया कि पूर्वी यूरोप के जो राष्ट्र थे उन राष्ट्रों ने भी साम्यवाद को छोड़ने का मन बना लिया। यानी पूर्वी यूरोप में भी किसका विस्तार हो रहा है, पूंजीवाद या हम कहते हैं लोकतंत्रवाद या लोकतंत्र का। ठीक है, सामान्य शब्दों में हम कहें तो साम्यवाद की छुट्टी होने के पीछे 1970 के बाद पश्चिमी यूरोप में जो आर्थिक विकास हो रहा है उसने भी कहीं ना कहीं पूर्वी यूरोप में साम्यवाद की भूमिका को कम करने में योगदान दिया। आज आप देखेंगे तो विश्व के रिचेस्ट जो राष्ट्र हैं, विश्व के जो रिचेस्ट जो कंट्रीज़ हैं, पर कैपिटा इनकम पर देखें तो उनमें भी कम से कम 5 राष्ट्र यूरोप महाद्वीप के मिल जाएंगे। इनोवेटिव इकोनॉमिक्स जो कंट्रियाँ हैं उन कंट्रियों में भी 5 से 7 राष्ट्र आपको यूरोप के मिल जाएंगे। यानी आज इन यूरोपीय राष्ट्रों की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी है कि विश्व की जो 1 से 10 महाराष्ट्र हैं आर्थिक क्षेत्र के, उन राष्ट्रों में यूरोपीय राष्ट्रों का भी स्थान आता है। जैसे फ्रांस, ब्रिटेन मुख्य राष्ट्र यही हैं, इनका नाम अवश्य आता है। तो ये सब कब पॉसिबल हुआ, जब उन्होंने यूरोप का आर्थिक आधार पर जो एकीकरण किया था उसका सकारात्मक परिणाम निकलकर सामने आया। तो हम कह सकते हैं कि ये जो एकीकरण किया गया वह आर्थिक रूप से यूरोप के लिए बेहद फ़ायदेमंद रहा, उसे बहुत फ़ायदा रहा। वह आज भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूरोप के राष्ट्र विकसित राष्ट्रों में आते हैं। यूरोप महाद्वीप के बहुत सारे राष्ट्र ऐसे हैं जो विकसित राष्ट्र में आते हैं।
तो ये बेनिफिट कहाँ, यूरोप की हालत सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एकदम गरीब दीनहीन महाद्वीप जैसी थी, लेकिन उसने अपनी नीतियों में इतना परिवर्तन किया या एकीकरण को इस तरह से इम्प्लीमेंट किया कि वहाँ पर आर्थिक समृद्धि एक बार फिर दिखाई देने लगी है। दूसरा देखिए, शक्तिशाली स्थिति। शक्तिशाली भूमिका। आज यूरोप महाद्वीप जो पहले इन दो विचारधाराओं के बीच में फंसा हुआ था, यानी विश्व दो ध्रुवीय विश्व के बीच में जब ये फंसा हुआ था और अपनी भूमिका की तलाश कर रहा था, वह ब्रिटेन या वह यूरोप आज क्या कर रहा है, आज उसने अपने आप को इतना महत्वपूर्ण बना लिया कि आज विश्व दो ध्रुवीय विश्व की बजाय किस में कन्वर्ट हो गया है, बहुध्रुवीय विश्व में। ये सबसे बड़ा इसका योगदान है। बहुध्रुवीय विश्व में कौन कौन आ रहे हैं, फ्रांस आ रहा है, जर्मनी आ रहा है, ठीक है, ब्रिटेन खुद मजबूत हो गया है सेकेंड वर्ल्ड वॉर की अपेक्षा। आगे देखिए आप, तो इस तरह से ये बहुध्रुवीय विश्व की स्थापना की जा रही है। शक्तिशाली जो भूमिका है, आज उस भूमिका में आ गया है पूरा यूरोप, ठीक है। यूरोप बहुध्रुवीय विश्व में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्योंकि इसके जो राष्ट्र हैं, उन राष्ट्रों ने अपना राजनीतिक और आर्थिक आधार पर बहुत अच्छा विकास किया है। और यूरोप ही नहीं, संपूर्ण विश्व को एकीकृत करने का भी काम कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पूर्व ब्रिटेन का, पुर्तगाल का, डेनमार्क का, फ्रांस का, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया तक प्रभाव था और इस तरफ अफ्रीका तक और दक्षिणी अमेरिका तक जिस तरह से प्रभाव था, आज भी उसी प्रभाव को ये राष्ट्र बढ़ाने में लगे हुए हैं। तो ये कब पॉसिबल हुआ, जब यूरोप का एकीकरण किया गया, और एकीकरण ही नहीं, उसको सफल आधारों पर एकीकरण किया गया। आज वहाँ किसी तरह का विचारधारा का कट्टरता वहाँ आपको दिखाई नहीं देगी। साम्यवाद ने भी यूरोप, ईयू के पुनर्गठन के बाद या यूरोप के विकास को देख, बाकी यूरोपीय राष्ट्रों के विकास को देखकर यूरोप ने भी अपनी जो विचारधारा है उसमें परिवर्तन किया। यानी आज रूस भी कट्टर साम्यवादी राष्ट्र के रूप में काम नहीं कर पा रहा है। आगे देखें आप, तीसरा जो हमें इस एकीकरण से जो फ़ायदा हुआ, हमें का मतलब मैं भी ब्रिटेन का निवासी हूँ या मान लो मैं ईयू का निवासी, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ हमें। तीसरा जो आया, विरोध मंच। देखिए, ये स्वाभाविक है कि जितना बड़ा ग्रुप होगा या जितना बड़ा परिवार होगा, उतने ही ज़्यादा विवाद होने की संभावनाएं उस परिवार में बढ़ जाती हैं या वैचारिक मत भिन्नता हो सकती है। उस वैचारिक मत भिन्नता को उस परिवार के द्वारा किस तरह से संभाला जाता है, टैकल किया जाता है, तो उस पर निर्भर करेगा कि वो परिवार कितने दिन तक संयुक्त रूप से रह सकेगा। ठीक इसी तरह इस ईयू के निर्धारण का या निर्माण का सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ हमें मतलब यूरोपीय राष्ट्रों को, कि उन्हें एक ऐसा मंच मिला जहां वो अपने विचारों को रख सकते थे, उन पर चर्चा की जा सकती थी, आलोचना किसी विचार की जा सकती थी, विश्लेषण किया जा सकता था, या किन्हीं दो राष्ट्रों के आपसी संबंधों को या हम सीधा ऐसे भी लिख दें, सदस्य राष्ट्रों के आपसी संबंधों को, सदस्य राष्ट्रों के जो आपसी संबंध थे जिन पर चर्चा की जा सकती थी, अच्छे हैं तो उन पर भी और ख़राब हैं तो भी उन संबंधों पर क्या की जा सकती थी, चर्चा की जा सकती थी।
और ऐसी चर्चा के लिए एक मंच उपलब्ध करवाया गया किसके रूप में, EU की प्रशासनिक ढांचे के तौर पर। EU की आपसी मंत्रिपरिषद भी है और EU का कमीशन भी है। ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर ये सदस्य राष्ट्र भाग लेते हैं और उस भाग लेने के दौरान अपने अपने विचारों को वहाँ रखने का प्रयास करते हैं। अगर किसी तरह की असमानता होती है तो उन मंचों पर इनके बीच में समानता बनाने का प्रयास किया जाता है और इस मंच ने ही उनके विवादों के समाधान उपलब्ध कराने का भी प्रयास किया है। और समाधान अगर किसी विचार का हो जाता है, समाधान करने का मंच भी बनाइए। ये जो मंच बना उसके बाद आप देखिए कि इनमें आपसी यूरोप के मसले ज़्यादातर यूएनओ में जाते भी नहीं हैं। ये लोग पहले ही इतनी इस तरीके से अपने सिस्टम रखा है या डेवलप किया है कि वहाँ ये अपने विवादों को संतुलित रूप से या शांतिपूर्ण तरीक़ों से सुलझा लेते हैं। इसलिए तो देखिए आप स्विट्ज़रलैंड की जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो विश्व के अन्य राष्ट्रों की प्रशासनिक व्यवस्था से बिल्कुल अलग है। अध्यक्षात्मक जो व्यवस्था है उस अध्यक्षात्मक व्यवस्था की अपनी विशेषता है स्विट्ज़रलैंड में। तो स्विट्ज़रलैंड जो एक यूरोप का भाग है, EU का पार्टिसिपेट राष्ट्र तो नहीं है वो, लेकिन उसकी जो भावनाएं हैं EU का पार्टिसिपेट भाग है, ठीक है। तो आप देखिए कि जो स्विट्ज़रलैंड है उसके द्वारा भाग लेने के, स्विट्ज़रलैंड के माध्यम से जो मैं बात कहना चाह रहा हूँ वो इतनी मात्र है कि जो विरोधी मंच है, स्विट्ज़रलैंड की अगर विचारधारा नहीं मिल रही है तो आप देखिए वो नॉर्वे, आइसलैंड और स्विट्ज़रलैंड इन्होंने यूरो जोन में शामिल नहीं हो रहे हैं वो, ठीक है। और उसके अलावा भी ब्रिटेन भी शामिल नहीं हो रहा है, यानी विवाद वहाँ भी हैं। फ्रांस ने EU के संविधान को मान्यता नहीं दी है, लेकिन फिर भी EU का भाग है वो, समझ रहे हैं ना। मतलब विवाद भी साथ चल रहे हैं और सपोर्ट भी साथ चल रहा है। वो डिसाइड कर लेते हैं कि कहाँ सपोर्ट करना है और कहाँ सपोर्ट नहीं करना है। जहाँ नहीं करना है उसको लेकर अन्य राष्ट्रों से उसके मतभेद नहीं होंगे, वे उन्हें समझाने का प्रयास ही करेंगे। अब ब्रिटेन इतने सालों तक EU का पार्टिसिपेट कंट्री रही, आज उसने छुट्टी ले ली तो ले ली, किसी राष्ट्र से उसके संबंध खराब नहीं होंगे या कोई राष्ट्र में इस बात के लिए कोई दबाव नहीं डालेगा कि आपने EU की सदस्यता से किस कारण से आप बाहर निकले हैं। उसका अपना डिसीजन है। यानी इतनी ज़्यादा सहभागिता, उच्च आदर्शों को स्थापित किया है EU ने कि वहाँ के जो सदस्य राष्ट्र हैं उनमें किसी भी तरह का मतभेद बड़ा व्यापक रूप नहीं ले पाता है। आगे चलें। राजनीतिक एकीकरण। EU मैंने बताया कैसा संगठन है, आर्थिक भी है और राजनीतिक भी है। वर्तमान में ये ही सबसे बड़ा विशाल यूरोपीय संगठन है, ठीक है। अब इसकी अपनी एक राजनीतिक विचारधारा है या राजनीतिक मान्यताएं हैं। उन राजनीतिक मान्यताओं के आधार पर यह अन्य राष्ट्रों के साथ अपने संबंध निर्धारित करता है। जैसे भारत के साथ सन 2000 से भारत और EU की बैठकें हो रही हैं। भारत और EU की बैठक हो रही है, यानी इसकी एक अपनी विचारधारा है। भारत मतलब अन्य राष्ट्रों के साथ इसे फर्क नहीं पड़ता कि अमेरिका के संबंध भारत के साथ कैसे हैं, ठीक है, या अन्य राष्ट्रों के साथ अमेरिका या महाशक्तियों के संबंध किस प्रकार से हैं। इन्हें यही फर्क पड़ता है कि भारत या किसी अन्य राष्ट्र के संबंध EU के साथ किस प्रकार से हैं। इसके अलावा एसम बैठक भी होती है, यूरोप और एशिया राष्ट्रों की, यूरोपीय और एशियन राष्ट्रों की बैठक होती है। यानी ये भी राष्ट्र मिलते हैं, यूरोप के अलग अलग राष्ट्र एशिया के अलग अलग राष्ट्रों के साथ मिलकर बैठकें करते हैं। तो यानी यहाँ पर पूरी तरह से आर्थिक दृष्टिकोण पर ध्यान दिया जाता है, न कि किसी
सांप्रदायिक आधार पर, न ही किसी साम्यवाद के आधार पर, न ही किसी अन्य प्रकार की और राजनीति के आधार पर। इसका मतलब हो गया कि ये जो राजनीतिक एकीकरण की बात हो रही है उसके आधार पर जो राजनीतिक भिन्नता थी वह भिन्नता धीरे धीरे समाप्त हो रही है और यूरोप विश्व संस्था के निर्माण की ओर प्रयास कर रहा है। यानी यूरोप में जो एकीकरण के बाद जो प्रशासनिक एकीकरण हुआ और उसके जो सकारात्मक जो प्रभाव निकलकर सामने आए उसके आधार पर हम संपूर्ण विश्व की एक संसद या संपूर्ण विश्व की एक संस्था निर्माण करने की ओर अग्रसर हो सकता है। एक आदर्श के तौर पर ईयू की विचारधारा को या ईयू की कार्यप्रणाली को रखा जा सकता है। तो इस तरह की बात हम करें कि राजनीतिक एकीकरण के अंतर्गत जो मान्यताएं हैं, जो प्राचीन मान्यताएं हैं साम्यवाद और पूंजीवाद को लेकर, उनमें भी परिवर्तन किया गया है ईयू के द्वारा और वह सफलतापूर्वक लागू भी किया गया। ठीक है, एक और देखें आप, शांति, शांति, सहयोग और विकास की नीति। ठीक है, अगर मैं इनके बीच में जोड़ का निशान लगा तो ज़्यादा सही। जहाँ शांति और सहयोग होगा वहाँ विकास अपने आप ही क्या करेगा, विकसित हो जाएगा। और ये चीज़ें क्यों आवश्यक है, क्योंकि इनके द्वारा स्थायी शांति, स्थायी संबंधों का निर्धारण होता है। अगर यहाँ मैंने आपको पहले ही बताया, अगर किसी तरह का आर्थिक मतभेद है तो वहाँ संबंध अस्थायी ठहरेंगे। आर्थिक मतभेद है तो वहाँ संबंध कैसे होंगे, अस्थायी। और हमने आर्थिक संबंधों, आर्थिक नीतियों का पालन करते हुए आर्थिक संपन्नता प्राप्त करने में आगे है यूरोप ईयू के माध्यम से, तो वहाँ पर शांति और सहयोग अपने आप ही डेवलप हो रहे हैं और ये दोनों इकट्ठे हो रहे हैं, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, विकास हो रहा है। ठीक है, इन दोनों की वजह से क्या हो रहा है, विकास हो रहा है। और आप देख सकते हैं कि कितने शांतिपूर्ण विचारधारा के अंतर्गत काम कर रहे हैं, किसी भी तरह से अपने आर्थिक मतभेदों को साथ साथ रखते हुए ईयू या अन्य यूरोपीय राष्ट्रों के साथ उनमें थोड़ा सा एडजस्टमेंट करने की भावना रखते हैं। आज अमेरिका को जितनी प्रॉब्लम है विकासशील राष्ट्रों के साथ विश्व बैंक की जो पॉलिसी है उनको लेकर, उतनी दिक्कतें यूरोपीय राष्ट्रों को नहीं हैं। यूरोपीय राष्ट्रों की अपनी आर्थिक पोजीशन है, आर्थिक मान्यताएं हैं, वे उच्च आदर्शों को स्थापित करने में रहते हैं। जैसे अभी शायद आइसलैंड में महिला और पुरुषों के वेतन को क्या कर दिया गया, बराबर कर दिया गया। आज विश्व में ऐसा कोई देश है नहीं जिसने ये काम किया हो। ठीक है, महिलाओं को बराबर अधिकार देने की कोशिश फ्रांस से शुरू हो, मतलब यूरोपीय राष्ट्रों से शुरू हो रही है, ब्रिटेन से, फ्रांस से, कई राज्य जैसे मतदान की शुरुआत, पहले मतदान फ्रांस में महिलाओं को मताधिकार दिया गया। उसके अलावा अलग अलग राष्ट्रों में, अलग अलग क्षेत्रों में इस तरह की विचारधाराएं जो अन्य राष्ट्र सोचते भी नहीं थे, ऐसे उच्च आदर्श ब्रिटेन के द्वारा स्थापित किए गए। ठीक है, स्विट्जरलैंड में बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के कार्यालय हैं। उसके अलावा ब्रुसेल्स और स्विट्ज़रलैंड हैग जो है, तो वे सब इसीलिए हैं क्योंकि वहाँ का जो माहौल है वो थोड़ा खुलापन है, शांति है, शांति के साथ लोगों में कोऑपरेशन की बहुत अच्छी भावनाएं हैं और ये सब डेवलपमेंट हो रहा है आर्थिक स्थायित्व प्राप्त होने के बाद। आप भी देखते होंगे कि जब व्यक्ति आर्थिक मुद्दों को सुलझा लेता है या थोड़ा पैसे वाला हो जाता है, तब वो क्या करता है, थोड़ी सी उसके विचारों में कट्टरता जो होती है वो धीरे धीरे कम होती जाती है, थोड़ा उदार हो जाता है। ठीक है, और वो उसी तरह मतलब उसके ऊपर बढ़ने का या आर्थिक रूप से सक्षम होने का उसके विचारों पर, उसके रहन सहन, बोलचाल, सोच आदि पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाता है। तो ऐसे ही यूरोपीय संघ जो है उसकी भी आर्थिक स्थिति अच्छी होने के कारण वह क्या कर रहा है, अपने जो पड़ोसी राष्ट्र हैं या विश्व के अन्य जो देश हैं उनके साथ सहयोगात्मक व्यवहार करता है, सहयोगात्मक व्यवहार करता है। ठीक है, पूर्वाग्रह की भावना नहीं रखता है, पूर्वाग्रह की भावना नहीं रखता है। यूरो फर्स्ट की नीति का पालन,
यानी अपने पड़ोसियों को। अभी आप सर्वे हुए थे तो सबसे शांत देश कहलाया था नॉर्वे। सबसे शांत जो राष्ट्रों में जिसकी गिनती होती है वो है नॉर्वे। नॉर्वे, आइसलैंड, ये अंतर्राष्ट्रीय जो मानव पक्ष के जो सबसे महत्वपूर्ण तत्व हैं उनमें यूरोपीय राष्ट्र आगे रहते हैं, बहुत आगे रहते हैं। इसका कारण यहाँ का विकास है, यहाँ का एकीकरण किया गया। ठीक है, आगे चलते हैं। लास्ट एवं ये फायदे हो रहे हैं हमको एकीकरण के, और ऐसा एकीकरण शायद एशिया में नहीं हो रहा। ठीक है, मुस्लिम राष्ट्रों ने भी किया है लेकिन वहाँ इतनी समृद्धि नहीं है, या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनका नेतृत्व इस प्रकार का नहीं है। धन तो उन्होंने तेल बेच कर खूब प्राप्त कर लिया है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी जो छवि है वह यूरोपीय राष्ट्रों की तुलना में कमज़ोर है। उसका कारण यही है कि वे धनवान तो हैं लेकिन उनमें आपस में सहयोग की भावना बहुत कम। मुस्लिम राष्ट्र या तेल उत्पादक जो राष्ट्र हैं इतने अमीर हैं लेकिन उनमें आपसी जो उनके पड़ोसी राष्ट्र हैं उनके साथ अच्छे संबंध नहीं है, वे आपस में ही खींचतान करते रहते हैं। तो मैं बात कर रहा था, एक और बात की उसने, अंतर्राष्ट्रीयकरण, अंतर्राष्ट्रीयवाद और राष्ट्रवाद का मिश्रण। ये आप समझे होंगे, जैसे हम करते हैं ना, मम्मी पापा में से कौन अच्छा है, कोई पूछेगा तो हम बता सकते हैं क्या, मम्मी अच्छी है या पापा ज़्यादा अच्छे हैं, या आपकी दोनों आंखों में से कौन सी आंख ज़्यादा अच्छी है। तो इस तरह की बात हमारे पास वहाँ भी आ सकती है कि जब हम अंतर्राष्ट्रीय होना चाहेंगे या राष्ट्रवाद का ही पालन करेंगे। राष्ट्रवाद आपको पता है एक कट्टर या संकीर्ण सोच का उदाहरण है, वहीं अंतर्राष्ट्रीयवाद जो है वो आपकी उदारता, खुलेपन और सामंजस्य की नीति को प्रदर्शित करता है। अगर तो आपने देखा होगा कि यूरोप महाद्वीप के जो राष्ट्र हैं जहां उन्हें खुलेपन की बात करनी चाहिए वहां वो खुलेपन को दिखाते हैं, सामंजस्य की भावना करते हैं, और जहां जहां उन्हें अपने राष्ट्रीय हितों को बढ़ावा देना चाहिए वहां वो राष्ट्रवाद का समर्थन करते हैं। अभी जैसे ब्रिटेन, जैसे मैं बता रहा हूँ, ब्रेग्जिट करने का क्या कारण रहा कि ब्रिटेन के आर्थिक हित EU में शामिल होने के कारण प्रभावित हो रहे थे। जिन मुद्दों को लेकर या जिन अपेक्षाओं को लेकर EU में शामिल हुआ था ब्रिटेन, वह उन अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर पाया। EU के माध्यम से आने पर उसे आर्थिक हानि ज़्यादा हो रही थी, तो उसने क्या किया, अब इस खुलेपन या सामंजस्य या सहयोग की जो भावना थी EU में शामिल होने के समय, उसका स्थान किसने ले लिया, राष्ट्रवाद ने। अपने राष्ट्रीय हितों पर जहाँ दिक्कत आई वहाँ वो कहाँ चले गए, अपने मुद्दों को लेकर EU से अलग हो गए। लेकिन जैसे ही अगर किसी प्रकार का यूरोपीय संस्थाओं पर कोई सैनिक आक्रमण होगा या सैनिक प्रकार का कोई विरोध प्रतिरोध होगा, तब वापस यूरोप में ब्रिटेन EU के सदस्य राष्ट्रों की मदद करने के लिए तैयार रहेगा। या फिर यूरोप के मुद्दे को लेकर अगर UNO वगैरह में कहीं कोई वोटिंग होगी तो उस वोटिंग में ब्रिटेन UNO का साथ देगा या EU का साथ देगा। तो मेरा मानना है कि वो EU का साथ देगा। ठीक है, आतंकवाद के मुद्दे पर EU और ब्रिटेन अलग अलग नहीं है। आतंकवाद के मुद्दे को लेकर ये अंतर्राष्ट्रीयवाद का सहारा लेंगे, यानी आतंकवाद एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है, अंतर्राष्ट्रीय बीमारी है, तो वहाँ पर ब्रिटेन EU से अलग होने के बावजूद भी किसका विरोध करेगा, आतंकवाद। ये कौन सा तत्व हो गया उसका, अंतर्राष्ट्रीयवाद। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ इस तरह का जो सिस्टम हो रहा है जिसमें ये दोनों राष्ट्र मिलकर एक दूसरे की सहायता कर रहे हैं, यानी ये लोग अपनी संस्कृति को भी बनाए हुए हैं। दूसरा अगर हम देखें तो इसके अंतर्गत क्या आ रहा है कि एक तो ये दोनों राष्ट्र क्या कर रहे हैं, अपने नीतियों को, परंपराओं का भी संरक्षण कर रहे हैं और वहीं अंतर्राष्ट्रीय आवश्यकताओं में भी संतुलन बना रहे हैं। जैसे कि हमें हिंदी भी पढ़नी है, हमें लोकल लैंग्वेज भी पढ़नी है और हमें फिर अंग्रेजी भी पढ़नी है। तो हम
अंतर्राष्ट्रीयवादी हो जाते हैं जब हम अंग्रेजी बोल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, लिख रहे हैं, और अगर हम राष्ट्रवादी हो जाते हैं जब हम हिंदी लैंग्वेज का भी प्रयोग कर रहे हैं, और जब लोकल लैंग्वेज का प्रयोग कर रहे हैं तो हम राजस्थानी हो जाते हैं। ठीक है, तो ये ही बातें, ऐसा ही बैलेंस ब्रिटेन के लोगों ने भी बना रखा है, अपनी संस्कृति को जिंदा रखते हुए अंतर्राष्ट्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप अपनी विचारधारा में क्या कर लेते हैं, ये परिवर्तन कर लेते हैं। कब? जब राष्ट्रवाद की जरूरत होती है राष्ट्रवाद को ले लेते हैं, और जब अंतर्राष्ट्रीयवाद की जरूरत होती है तो अंतर्राष्ट्रीयवाद को ले लेते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो चीज़ें, कोई ना कोई बेनिफिट होगा तभी आप एकीकरण करेंगे। तो ऐसा है कि ब्रिटेन को बेनिफिट रहा तब तक वह उसमें शामिल रहा, और जब उसके खुद के हितों पर किसी तरह का कोई दुष्प्रभाव पड़ा तो उसने उससे किनारा करना आवश्यक, उचित समझा। तो इस तरह हम देखते हैं कि हमें या किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संस्था को एकीकरण करने के निम्न 6 फायदे हो सकते हैं जो हमने अभी देखे हैं। ठीक है, ये फायदा तो है ही है। नाटो के सदस्य हैं अभी भी कुछ यूरोपीय राष्ट्र, तो उन पर अगर अटैक होता है तो वह अटैक तुरंत नाटो की सेनाओं के माध्यम से निष्फल कर दिया जाएगा। लेकिन वहाँ मैं ज़्यादा इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि नाटो पूर्णतः यूरोपीय संगठन नहीं है, अन्य राष्ट्र उसमें शामिल हैं, तो इस वजह से सैनिक आधार पर यूरोप का एकीकरण नहीं किया जा रहा था, या सैनिक आधार पर कोई संयुक्त सेना नहीं बनाई गई है नाटो की तरह। ठीक है, यूरोपीय सेना नहीं है, लेकिन फिर भी इसने आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में बहुत योगदान दिया है EU ने, और इन्हीं योगदानों को ध्यान में रखते हुए EU की स्थापना की गई थी, और EU का इस स्थापना का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है, जिसका साम्यवाद के समापन में या आतंकवाद के समापन में भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इस प्रकार हम देखते हैं कि यूरोप का पुनर्गठन एक महत्वपूर्ण और क्रांतिकारी घटना रही है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हमारे जो बिंदु थे वो कंप्लीट हो गए हैं। अभी देखो ये थोड़ा सा लंबा टॉपिक था, इसके बाद UN एक लंबा टॉपिक आएगा, बाकी जो टॉपिक बच रहे हैं फर्स्ट यूनिट के वो थोड़े छोटे से, वो इतने बड़े टॉपिक्स नहीं है, तो उनमें इतना टाइम नहीं लगेगा। जैसे कि तीसरी दुनिया के देश जो आएगा वह इतना बड़ा टॉपिक नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। ठीक है।